था। स्वागत है सभी का। तो आर्टिकल 263 की बात हो रही है, अंतर्राज्यीय ये की परिषद है। तो इसमें यानी कि संबंधित दो राज्य या दो से अधिक राज्यों के संबंध में किसी मैटर में कोई अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो ये परिषद जो है उसको देखेगा और उसको सॉल्यूशन जो है करेगा। ठीक हो गया। तो अब देखिए इसमें इसके संवैधानिक ये चीजें जो भी क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए इसमें एक लाइन लिखी गई है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। तो संसद जो है किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी बेसिन में जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत या विवाद की स्थिति में विधि क्या है निर्माण जो करके अधिनिर्णय ये प्रदान ये कर सकती है। आर्टिकल 262 में ऐसा ये दिया गया है। ठीक है, चलिए। और संसद क्या है कि संवैधानिक उद्देश्य से अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और अंतर संबंध की स्वतंत्रता की ये व्यवस्था हेतु किसी ये प्राधिकरण का गठन भी कर सकती है। ठीक है, चलिए ये भी लाइन अच्छी है। आपातकालीन अवधि में केंद्र राज्य संबंध। ठीक हो गया। तो अभी तो हमने जो चीजें बेसिक रूप से सिलेबस देखी है तो वो इसमें केवल ये लाइन आपको समझने योग्य है कि अब क्योंकि यही चीजें तीन चीज सवालों में आती हैं कि इसका गठन जी कब हुआ और यह इसके गठन के लिए कौन सा आयोग की सिफारिश जो है ली गई थी। ठीक है, तो इसमें अगली पॉइंट जो आता है ये आता है कि आपातकालीन अवधि में केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, तो अब ये आपातकाल के संबंध के बारे में आप सभी लगभग ये वाकिफ होंगे कि कौन कौन से आर्टिकल जो है आपातकालीन के समय पे लागू किए जाते हैं। तो आर्टिकल 352 बहुत ही इंपोर्टेंट ये भी है, 356 फिर 360। ठीक है, तो 352 क्या है, ये तीनों इंपोर्टेंट है। तो राष्ट्रपति आपात के समय केंद्र राज्य या राज्यों को ये क्या है किसी भी विषय पर निर्देश दे सकता है 352 के अंतर्गत में। यानी कि ये क्या होता है, ये राष्ट्रीय जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया, 352 के अंतर्गत में आता है ये। दूसरा आपका आता है 356 में, तो ये है राष्ट्रपति शासन की के नाम से जाना जाता है। यानी कि राज्य की अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राज्यपाल जो है वो सेंट्रल को वो क्या बोलता है, एक प्रत्यावेदन भेजता है कि यहाँ पर संवैधानिक स्थिति क्या है, बिगड़ चुकी है, तो अतः यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश की जाती है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन जो है लगा दिया जाता है। तो 356 में यही चीज आती है, यानी कि राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा यानी कि राष्ट्रपति राज्य के कार्यकारी ये विषयों के संबंध में स्वयं निर्देश दे सकता है या समस्त कार्यकारी शक्तियों को स्वयं ग्रहण कर सकता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत में। तो अब इसके संबंध में हमारे देश उत्तराखंड में ये चीजें ये जो है लागू भी हुई है, जिसे जो है राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। 2016 में राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, डेट थी 27 मार्च 2016, है ना। सभी को ये जो डेट याद है या नहीं है, लोअर पीसीएस में भी आया था ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 360। हाँ, संजना जी ने आंसर ठीक है, ये 12 मई 2016 तक ये जो है लगी हुई थी। चलिए 300 आर्टिकल 360 के बारे में हम देखते हैं। 360 जो है संबंधित है किसके, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। यानी कि केंद्र राष्ट्रपति के द्वारा राज्य वित्त के संबंध में दिशा निर्देश जारी वो कर सकता है। यानी कि आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। तो ये तीनों आपातकाल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और इसके ये बारे में ये डिटेल में भी मतलब कि है, आगे इसको हम देखेंगे, लेकिन पहले इसके ये जो अभी इसके मुख्य रूप हैं इनको हमें लगभग देखना है। अब चलिए इसके अन्य उपबंधों को देख लेते हैं। आर्टिकल 355 में है क्या जी, ये केंद्र के दो क्या होते हैं, ये कर्तव्य हैं। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि केंद्र के द्वारा राज्य की नियुक्ति। फिर है तीसरा पॉइंट आता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, किंतु हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को। ठीक हो गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसी ही व्यवस्था एक और किसी संवैधानिक वाले पद में भी है। क्या आप लोग मुझे मुझे बता सकते हैं तो कौन सा संवैधानिक वाला पद है जिसमें नियुक्ति तो राज्यपाल करता है लेकिन उनको हटा सकता है राष्ट्रपति राष्ट्रपति। चलिए,
तो आर्टिकल 355 में केंद्र के दो क्या है ये ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं, वो है बाह्य आक्रमण एवं अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। गुड, ठीक हो गया। तो अब इसमें अब यही ये वर्तमान ये परिस्थिति इसी के संबंध में है। जैसे कि आप सभी जानते हैं रूस और यूक्रेन में क्या हो गया है, हमला, यानी कि इन्होंने एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया है, ठीक हो गया। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि अगर भारत भी किसी एक अगर पक्ष की ओर शामिल होता है, तो यानी कि हो सकता है कि वो देश भारत पर भी आक्रमण कर दें। तो इस स्थिति से बचाव के लिए तो ये केंद्र के लिए जो है ये 2 ये ड्यूटीज़ हैं। पहला वही मैंने अभी आपको समझाया, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से ये प्रत्येक राज्य की ये जो है क्या करे, रक्षा करेगा केंद्र। दूसरा पॉइंट ये है कि यह सुनिश्चित करना कि राज्य संविधान की व्यवस्था के अनुसार ही क्या कहते हैं काम करें। ये भी देखना सेंट्रल का ही काम है। ऐसा ना हो कि राज्य संवैधानिक से हटकर वो काम करने लग जाए, ठीक है? तो ये 2 ये कर्तव्य आते हैं 355 के अधीन में सेंट्रल के, और केंद्र के द्वारा ही क्या होती है, यानी कि केंद्र का मतलब है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्तियां होती हैं, ठीक है? सभी जानते हैं। और राज्य का निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल ही करता है, लेकिन उसको हटाता कौन है? राष्ट्रपति। अभी इसी से मैंने आप लोगों से एक सवाल भी पूछा था, आप लोगों ने देखता हूँ आंसर दिया या नहीं दिया, अभी तक आंसर दिया नहीं है। बिल्कुल इसी के ही समरूप एक और संवैधानिक वाला पद है जिसमें नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन हटाता है राष्ट्रपति। बताइए फटाफट से मुझे, एनीवन? नहीं पता? चलिए, तो अगला जो संबंध आता है ये है आपका अच्छा ठीक है, सवाल सभी लोगों को सुन लीजिए। सवाल ये है कि राज्य का ऐसा कौन-सा संवैधानिक वाला पद है जिसमें जिसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु उन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के हाथों में होता है। यानी कि राज्यपाल नियुक्ति करने के बाद में राज्यपाल चाहे तो वो उसे हटा ही नहीं सकता। अरे, आप लोगों का आंसर सही नहीं है। अरे, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति जो होती है वो तो राष्ट्रपति ही करता है। सवालों को आपने लगता है समझा नहीं अच्छे से। तो इसका एक बार आंसर ढूँढ के लगभग देखिएगा, ठीक है? फिर मुझे बताना कि आप लोगों का आंसर है क्या? ये जो है ग्रुप में शेयर करना। चलिए अगला जो भाग आता है, भाग ये 12 में इसमें क्या दिया है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, ठीक है? अभी तक हमने 2 संबंधों को मुख्य रूप से लगभग देख लिया। अब वित्तीय संबंध में क्या है, यानी कि पैसे के लेन-देन के संबंध में इन दोनों यानी कि सेंट्रल और राज्य के बीच में संबंध में ये व्याख्या यहाँ पर की गई है, ठीक है? तो देखिए अब इसके संबंध में कौन-कौन से आर्टिकल हैं, तो ये आर्टिकल 368 से लेके सॉरी 268 से लेकर 293 के ये बीच में ये संबंध होता है। तो आर्टिकल नंबर 268 में ये क्या दिया हुआ है, केंद्र के द्वारा उक्त ग्रहित ये ठीक तथा राज्यों के द्वारा संग्रहित एवं नियोजित जो भी टैक्स है, ठीक है? तो जिसकी व्याख्या जो है 268 के अंतर्गत में यहाँ पर जो है जो की गई है। मतलब कुल ये मिलाकर आपको यह जानना है कि केंद्र की वित्तीय संबंध का संबंध जो है जनरली ये करों से संबंधित है कि सेंट्रल ने जो कितना लिया कर, राज्यों ने कितना लिया कर, ठीक है? फिर उन करों का एक्चुअल में बँटवारा जो होगा वो कैसे होगा, किस रेशियो के अधीन में होगा, ठीक है? तो इसकी शक्तियों का जो भी बँटवारा है वो इस विधायी संबंध में दिया गया है, ठीक हो गया? और इसी के संबंध में सेंट्रल जो है अपने किस अनुदान के बेस पर राज्यों को अनुदान की राशि देता है, ठीक हो गया? अब इसका संबंध एक अब इसी के से ही जुड़ा हुआ एक आपका आयोग भी है जिसका नाम है वित्त आयोग, ठीक है? सभी इसका नाम जानते होंगे ना या नहीं जानते हैं? वित्त आयोग, ठीक है? अभी वर्तमान में कौन-सा वित्त आयोग संचालित है? जल्दी से मुझे बताओ। क्योंकि जो वित्त आयोग जो संस्तुति जो भी वो देगा, वो इस वित्तीय संबंध के अधीन में ही आएगा। ये बात आप लोगों के माइंड में रहनी चाहिए। तो यानी कि जो अभी संचालित है वित्त आयोग, तो उसमें क्या है कि इसने सिफ़ारिश दी है
कि राज्यों को सेंट्रल की ओर से 41% का वो दिया गया, मतलब अनुदान दिया जाए। इससे पहले के वित्त आयोग ने 42% अनुदान की व्याख्या की थी, तो इस बार जो है 1% कम कर दिया गया है। ठीक हो गया। तो यानी कि सेंट्रल ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है धनराशि वो सेंट्रल के हाथों में आए, जिसकी वजह से सेंट्रल के द्वारा किए जाने वाले जो भी कार्य हैं वो और अच्छे ढंग से हो सकें। ठीक है, तो ये थी। तो वित्त आयोग का आप लोगों ने आंसर अभी तक मुझे दिया नहीं है। इसकी पीडीएफ भी आप सभी को ये दी गई थी शुरुआत में ही। अगर नहीं आपको प्राप्त हुई है तो मैं उस पीडीएफ को दोबारा से भेज दूंगा, क्योंकि वो इसी संबंध के अंतर्गत में ही आता है। ठीक है, चलिए। तो अगला आपका आता है इसमें राज्यों के सहायतार्थ अनुदान। ठीक है, तो इस ये सब चीजें यानी कि वित्त जो आयोग है उसके अधीन में ही ये सब चीजें मतलब होती हैं, संचालित हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 275 सहायक ये अनुदान है, और 282 में होता है विवेकाधीन अनुदान। अब ये दोनों होते क्या है, थोड़ा सा ये हम यहाँ पे जान लेते हैं। और इसके ऊपर अभी हमने ये सब देखा ना, तो ये सब ये पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ठीक है, और ना कभी ये चीजें आई हैं, इसलिए बस ये ध्यान में ये रखिएगा, केंद्र राज्य वित्त संबंध से संबंधित आर्टिकल कौन कौन सा है, भाग कौन कौन सा है, और वित्त आयोग ने क्या सिफारिश दी है जो कि अभी वर्तमान में संचालित है। ठीक है, बस यही चीजें इसके संबंध में है। अब देखिए, अब इसमें और क्या-क्या चीज़ें आती हैं। तो सहायक अनुदान के अंडर में संसद जो है राज्यों की सहायता के लिए संचित निधि से अनुदान दे सकती है। हालाँकि आप सभी जानते हैं संचित जो निधि है ये किस आर्टिकल में वर्णित है भाई बताओ? अगर किसी को अगर मालूम हो, ठीक है? नहीं तो बताता हूँ मैं। दूसरा पॉइंट इसमें है, यह वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है। ठीक हो गया? तो ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अभी यहाँ पर वित्त आयोग का नाम भी आया था। चलिए, यहाँ पर तंजना जी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। संचित नदी से संबंधित जो आर्टिकल है 266 है। ठीक है क्या? ध्यान में ये रखना। और ये सहायक अनुदान का जो पैसा है वो इसमें से दिया जाता है। और किसकी सिफारिश पर, ऐसे नहीं कि वो दे दिया किसी को। हमें ऐसा ध्यान रखना है वित्त आयोग की सिफारिश पर, जो कि अभी मैंने आपको समझाया 41 की सिफारिश अभी की है वित्त आयोग ने राज्यों को अनुदान, सहायक अनुदान देने के लिए। ठीक है। अब विवेकाधीन अनुदान क्या है कि संघ और राज्य दोनों ही किसी लोक प्रयोजन के लिए अनुदान आवंटित ये कर सकते हैं, और यह केंद्र का क्या है, विवेकाधीन अधिकार है। आवश्यकता होती है तो इसको, इस वाले फंड को निकाला जाता है, और नहीं तो नहीं। ठीक है, चलिए। तो अब ये जो विवेकाधीन जो भी ये आपका है धनराशि होती है, अभी इसका एग्जाम्पल है जो 2020 में कोरोना की जो ये लहर आई थी, उससे निपटने के लिए सरकार ने क्या किया था, विवेकाधीन अनुदान की राशि का इस्तेमाल किया था। इसके ही तहत जो है करोड़ों लाख रुपए अब निकाले गए थे। ठीक है क्या? तो चलिए, इसका एग्जाम्पल भी आपका हो गया। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं, इसलिए बेसिक चीजों को ही आप लोगों को डबल देखना है, हर चीज रटनी नहीं है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट इसमें आता है, क्या चीज आता है, ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966। ठीक है, अब ये है क्या, इसके बारे में बस ये जो ये है ना, कुछ पॉइंट आपको लगभग जानने हैं। इसके बाद में ये इम्पोर्टेंट ये नहीं है बाकी, और ये आनंद वाला भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट आएगा वो आएगा आपका सरकारिया आयोग। ठीक है, इसी की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी 1990 में। ठीक है ना? चलो, तो ये प्रशासनिक सुधार आयोग है क्या जी? तो केंद्र सरकार के द्वारा 1966 में ये मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट 1969 में दी थी। इसने जो दिया रिपोर्ट दी थी, उसमें क्या-क्या चीजें प्रमुख रूप से ये ली गई थी, हालांकि बहुत ही मोटी ये बुक के रूप में ये 22 प्रकार की सिफारिशें थी। उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट है, जो कि पहला है आपका अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। ठीक हो गया, यानी कि इसने भी पहले ही दे दिया था, लेकिन फिर भी ये गठन हो नहीं पाया था। तब जाके राष्ट्र में सरकारिया ये जो आयोग है इसने दिया, तब जाके इसका जो है गठन हुआ था आर्टिकल 263 के अंडर में। दूसरा पॉइंट इसने ये दिया था कि ये गैर राजनीतिक एवं अनुभवी व्यक्ति का राज्यपाल पद पर नियुक्ति। ठीक हो गया। तो इसने सिफारिश की कि भाई राजनीतिक वाले व्यक्ति को ही राज्यपाल पर नियुक्ति ना दी जाए, इसलिए जो गैर राजनीतिक और अनुभव, यानी कि ऐसा
अनुभव रखने वाला व्यक्ति जो कि राजनीति से संबंधित नहीं भी हो, तो भी उसे राज्यपाल के पद की पर नियुक्त किया जा सकता है। यह भी सिफारिश इसने दिया। जो है मतलब कि हो जाता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसमें और इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं। तो यह है आपका नंबर, इसमें तीसरा पॉइंट है कि वित्त के मामले में राज्य की ये केंद्र पर निर्भरता को कम करना। यानी कि इसने सिफारिश दी थी कि जो राज्यों का की निर्भरता जो सेंट्रल पर है, यानी कि जो वित्त आयोग जो है 41% 42% समथिंग का जो अनुदान जो वो देता है टैक्स का जो भी कलेक्शन होता है उसमें से, तो इसने ये कहा था कि भाई उस निर्भरता को खत्म कर देना चाहिए। राज्यों को अपने हिसाब से जो टैक्स कलेक्शन और अपने ही टैक्स के बेस पे विकास करने के लिए छूट उसे दे देनी चाहिए, ठीक है? तो ये इसने दिया था। उसके बाद में आते हैं राज्यों के लिए अधिकतम शक्तियों का योजन की सिफारिश भी इसने ही की थी। हालाँकि आप सभी जानते हैं, अधिकतर शक्तियाँ तो सेंट्रल के हाथ में है, तो उसी शक्तियों को और विकेंद्रीकरण जो भी करने के रूप में राज्यों को और सशक्त यानी कि शक्तिशाली बनाने के लिए इस प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश ये की थी। हालाँकि इसमें से बहुत सारे और चीज़ों को नहीं माना गया। ठीक हो गया? अगला पॉइंट है इसमें कि राज्य के अनुरोध पर ही राज्य में सशक्त बलों की तैनाती हो, अन्यथा वो नहीं हो। ठीक हो गया? यानी कि सशक्त ये बलों का मतलब है, अगर जैसे कि जो सेना के जो आईटीबीपी हो गए और भी सैनिक बल जो होते हैं, तो इनकी नियुक्ति जो होती है अभी वर्तमान में ये है क्या? यानी कि अगर सेंट्रल चाहे तो वो राज्य के किसी भी छोर पर इनकी तैनाती कर सकती है। लेकिन इस आयोग ने कहा था उस समय कि भई जब राज्यों को आवश्यकता हो, ठीक है? मतलब कि ठीक है, तो उनके अनुरोध के बेस पर ही सशक्त बलों की तैनाती हो। ऐसे नहीं कि सेंट्रल ने अब जहाँ जो कहा उनको वहाँ भेज दिया। तो ऐसी कंडीशन से मतलब कुल ये अगर इसकी रूपरेखा को आप लोग जानोगे, तो कुल ये मिलाकर प्रथम प्रशासनिक आयोग जो सुधार था 1966 में, इसने राज्यों को सशक्त, शक्तिशाली और सेंट्रल के ऊपर डिपेंडेंसी को हटाने के संबंधी जो है प्रत्यावेदन अपने सिफारिशें दी थीं। तो इतनी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब अगर दोबारा कभी भी इसको अगर अपने बुक में अगर पढ़ोगे तो और आपका ये रिवाइज़ हो जाएगा। तो अगला जो पॉइंट आता है आपका सरकारी आयोग। 1983 में आयोग का गठन हुआ था। तो केंद्र सरकार ने 1900 ये क्या 83 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.एस. सकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय आयोग की स्थापना की थी और जिसने 1987 में 247 सिफारिशें दी थीं। ठीक हो गया? इतनी सारी ये सिफारिशें लगभग इसने लगभग दी थी 4 सालों में। तो इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट जो थे उनको जो है सेंट्रल ने क्या किया था मतलब माना था। अब वो सिफारिशें कौन-कौन सी थी उसके लिए एक लाइन ऊपर अभी हम देख लेते हैं। आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए मजबूत केंद्र का होना आवश्यक है। ठीक है? किंतु अति केंद्रीकरण से बचना चाहिए। यानी कि ये जो प्रथम प्रशासनिक सुधार जो आयोग था इसके कहीं न कहीं ये विपरीत थोड़ा-सा ये आयोग था। यानी कि जो प्रशासनिक सुधार आयोग था ये जनरली ये कह रहा था कि राज्यों को स्वतंत्र रूप से थोड़ा-सा छोड़ देना चाहिए, ठीक है? उनको अपने संसाधनों के रूप में सब कुछ अपना काम करना चाहिए, डिपेंडेंसी सेंट्रल की नहीं हो। लेकिन ये जो आयोग कह रहा है, ठीक है, सरकारी आयोग, तो ये कह रहा है कि भाई भारत में अगर राष्ट्रीय एकता चाहिए, ये सब चीज़ें लगभग चाहिए, तो सेंट्रल का मजबूत होना यानी कि सेंट्रल के हाथों में अधिकतम शक्तियों का होना ज़रूरी है। तो यानी कि इसने प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की व्याख्या को क्या किया, इसने नकार दिया था कार्य आयोग ने, ठीक है? और इसने क्या-क्या सिफारिशें ये दी थी, तो ये सभी आपके सामने है वन बाय वन। इसमें से कुछ जो है जो ये क्या है इम्पोर्टेंट भी हैं, तो चलिए इनको हम देख लेते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। चलो ये तो दोनों 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 में ही सेम था, तो यही सेम था, बाकी सारी चीज़ें ये अलग थी, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट है, तो अब हालाँकि इसी आयोग के बाद में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी जो है हो गया। आर्टिकल अनुच्छेद 356 का ये क्या प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये क्या है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में हो जाना चाहिए, ठीक है? तो अंतिम विकल्प के रूप में इसको लिया जाना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है कि अखिल भारतीय सेवाओं को और मजबूत क्या है बनाया जाए। अखिल भारतीय सेवाएँ कौन-कौन सी अभी आपको मैंने समझा दी आईएएस, और आईपीएस,
आईएफएस। इसको और भी मजबूत स्वरूप दिया जाना चाहिए। मजबूत का मतलब यह है कि इनको और शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। ठीक है। चौथा पॉइंट है क्षेत्रीय परिषदों का क्या गठन। तो ये इसी सिफारिश के बाद में हुआ था, जो कि अंतर्राज्यीय परिषद के भीतर में ही आती हैं। ठीक है। चलिए अगला है आपका, ये केंद्र और राज्यों की स्वीकृति सहमति के ये बिना सैन्य ये क्या है बलों की तैनाती का अधिकार होना चाहिए। ठीक है। यानी कि देखिए, अभी ऊपर हमने ये देखा था कि ये जो है, जो प्रथम प्रशासनिक सुधार जो आयोग है, ये कहता है कि भाई राज्यों से पहले पूछ लो इनकी नियुक्ति करने से पहले, इनको भेजने से पहले। लेकिन ये आयोग जो कह रहा है कि केंद्र को राज्यों की स्वीकृति सहमति के के बिना ही सैन्य ये बलों की जो है तैनाती करने का अधिकार मतलब होना चाहिए। तैनाती, नियुक्ति नहीं। यहाँ पे वर्ड लिखा गया है। तैनाती का मतलब है कि जैसे सेंट्रल के जो फोर्सेज हैं, ठीक है, उनको मतलब राज्य में कभी भी सेंट्रल किसी भी समय भेज सकता है। उसके लिए फिर राज्यों से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है, ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग से बिल्कुल ये विपरीत हो गया। बहुत सी चीजें बिल्कुल विपरीत है। सिर्फ एक चीज बिल्कुल सिमिलर थी, वो थी अंतर्राज्यीय परिषद का की स्थापना। ठीक है। तो चलिए, और बाकी इसमें जो भी इसमें ये पॉइंट है, आप लोग इसको एक बार लगभग देख लीजिएगा। बाकी मैंने बेसिक रूप से इन चीजों को आपको मैंने समझा दिया है। इसके बाद में आता है ये पुंछी आयोग, 2007 में ये आया था लेटेस्ट, और इसने भी क्या क्या चीजें ये देने की सिफारिश यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो भी कर रखी है। हालांकि आयोगों का गठन जो होता है समय समय पर होता रहता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार जो होती है वो समय समय पर आयोगों से सुझाव लेना चाहती है कि अब इस समय क्या होना चाहिए, क्या सिस्टम जो बनाया जाना चाहिए। तो इसलिए इन चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है। चलिए आगे। तो ये पुंछी आयोग वाला भी आप लोग होमवर्क में लगभग ले लीजिए, इसको एक बार देख लीजिएगा कि कुल ये मिलाकर ये जो है कहना क्या चाहता है। ठीक हो गया। चलो आगे मैं अब ये बढ़ता हूँ। हालांकि इनके सन को आपको ध्यान में ये रखना है कि ये आयोग जो है कब इस आयोग का गठन हुआ था। तो 2007 में इसका गठन हुआ था। इम्पोर्टेंट है ये। तो इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से लगभग देखना है, और जितनी चीजें आपकी ये सेशन में होते जा रही है ना, क्लासेस में होती जा रही है, एक बार इसका रिविजन भी करते रहो। हो सकता है कि इसी में से बहुत सारे सवाल जो हैं आपके अपर पीसीएस और भी आपके आने वाले एग्जामों में इसमें से ही आपके फंसने के चांस हैं। तो इसलिए अच्छे से लगभग देखो, रिविजन भी करो, और इसके अलावा भी अपना जो भी रूटीन है स्टडी का, उसमें आप लोग लगे रहो अच्छे से। ठीक है, कि 1 महीने का समय है, और हालांकि आप सभी लोगों ने अपर पीसीएस का फॉर्म जो है भरा होगा। ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे करेंगे समाप्त।